हेलो। और हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। और अब तक का जो भी ट्रांसफार्मर अपना चल रहा है उसमें बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं। थ्योरी प्लस एमसीक्यू जो कंसेप्ट मिल रहा है उस कंसेप्ट के बेस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अगर जो उसी क्वेश्चन से बनाया जाए तब भी हम उस आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन ए ट्रांसफार्मर इन ए ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस कितनी होती है। ये अपना ट्रांसफार्मर है प्राइमरी वाइंडिंग और इसे मान लेते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। इन दोनों के बीच में क्या है, गैप है, यानी कि एयर है। और एयर का जो रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट होती है, यानी कि अनंत। और ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकली या फिजिकली कनेक्टेड नहीं होता है। इलेक्ट्रिकली या फिजिकली कनेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रिकली या फिजिकली कनेक्ट नहीं है, इसके बीच में इसलिए क्या है, गैप है। तो ये कैसे कनेक्टेड है, तो मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती है। ट्रांसफार्मर मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती है, चुंबकीय द्वारा कनेक्टेड होता है। और ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है, तो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर के कोर सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। अब देखो एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन जनरेट हुआ। क्वेश्चन था ट्रांसफार्मर, क्वेश्चन क्या था अपना, एक ट्रांसफार्मर में कितना रेजिस्टेंस होती है, किसके बीच में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होता है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग, इनके बीच में हवा है और हवा का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। क्यों हवा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली या फिजिकली कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए इनके बीच में गैप है और एयर है। इनकी जो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गई और तो इलेक्ट्रिकली या फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, मैग्नेटिकली कनेक्टेड होते हैं। ट्रांसफार्मर के जो कोर होती है सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। और ट्रांसफार्मर जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक ना। अब ट्रांसफार्मर में बहुत सारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, और बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होगी और आगे क्वेश्चन आएगा। तो इसका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर भी समझ नहीं आएगा तो अब बताना। इन ए ट्रांसफार्मर क्या लिखा है, देखो इन ए ट्रांसफार्मर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। इसमें स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होती है आप लोग बताना, बहुत सिंपल है। तो एक तरफ से समझने के लिए हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर के एक वाइंडिंग को माना, दूसरे वाइंडिंग को माना, और एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली या फिजिकली कनेक्टेड नहीं है तो ऐसा मान लिया इनके बीच में एयर है और एयर का रेजिस्टेंस अनंत होता है। ठीक है। इन ए ट्रांसफार्मर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन अचीव एट ए लोड पावर फैक्टर विच इज। तो देखो का ट्रांसफार्मर में किस भार पर पावर फैक्टर शून्य वोल्ट नियमन प्राप्त किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन किस भार पर शून्य प्राप्त किया जाता है, तो देखो लीडिंग होती है ना, लीडिंग में क्या होती है, पॉजिटिव वी आर, ठीक है ना, निगेटिव वी आर और जीरो वी आर। यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर जो होती है ना उसमें पॉजिटिव वी आर हमें मिलता है, निगेटिव वी आर और जीरो वी आर, तीनों वी आर मिलती है लीडिंग के केस में, लीडिंग पावर फैक्टर में। और क्या जीरो वी आर पूछा है ना, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन किससे अचीव किया जाता है, तो लीडिंग, क्योंकि देखो लीडिंग में पॉजिटिव वी आर भी मिलेगा, निगेटिव मिलेगा और जीरो वी आर, तीनों वी आर हमें लीडिंग पावर फैक्टर में मिलता है। ठीक है, तो लीडिंग इज द राइट आंसर। तो अब देख लेते हैं लैगिंग पावर फैक्टर में क्या मिलता है। लैगिंग पावर फैक्टर में ओनली पॉजिटिव वी आर मिलता है, लैगिंग पावर फैक्टर में क्या मिलता है, लैगिंग पावर फैक्टर में ओनली क्या मिलता है,
पॉजिटिव वीआर मिलता है। और मैक्सिमम वीआर किस कंडीशन में मिलता है? लैगिंग पावर फैक्टर में। लैगिंग पावर फैक्टर में मैक्सिमम वीआर मिलता है, ठीक ना। तो किस पावर फैक्टर पर प्राप्त किया जाता है? तो 0 वीआर केवल लीडिंग पावर फैक्टर पर, जबकि पॉजिटिव वीआर लैगिंग और लीडिंग दोनों पर प्राप्त किया जाता है। मैक्सिमम वीआर केवल लैगिंग पावर फैक्टर पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो लीडिंग पावर फैक्टर पर क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? पॉजिटिव, निगेटिव और 0, ये तीनों वीआर लीडिंग पावर फैक्टर पर। लैगिंग पावर फैक्टर पर ओनली पॉजिटिव, ठीक है। और मैक्सिमम वीआर लैगिंग पावर फैक्टर पर ही प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ट्रांसफार्मर ओपनिंग इन पैरेलल विद शेयर तो लोड डिपेंड्स अपॉन, मतलब कह रहा है समांतर में काम करने वाले ट्रांसफार्मर में कौन सा कंडीशन से शेयर करेगा। ट्रांसफार्मर में का मतलब समांतर में काम करने वाला ट्रांसफार्मर का कंडीशन क्या है? एक तरफ से ये पूछा है, ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विद शेयर तो लोड डिपेंड्स अपॉन। पैरेलल ऑपरेशन के लिए लोड किस पे डिपेंड करेगा, ठीक ना। इससे है तो देखो करेगा, बताओ रेटिंग पर। देखो रेटिंग पर नहीं है, अगर अलग अलग 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर है ना, तब भी हम पैरेलल में ऑपरेशन करा सकते हैं। तो रेटिंग पे तो नहीं डिपेंड करेगा। लीकेज रिएक्टेंस पर भी अपना डिपेंड नहीं करता। इफिशियंसी भी अलग अलग हो सकती है। परसेंट इम्पीडेंस पर डिपेंड करता है, परसेंट इम्पीडेंस पर। तो यहाँ देखते हैं कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन। कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन, ठीक ना। कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन क्या है ये देखते हैं। देखो पहले तो सेम पोलैरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम पोलैरिटी होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर की जो पोलैरिटी रहेगी ना वो सेम होनी चाहिए। दूसरी क्या है? सेम वोल्टेज रेशियो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम वोल्टेज रेशियो होनी चाहिए। तीसरा क्या चाहिए? परसेंट इम्पीडेंस शुड बी सेम या इक्वल, वही बात हुई। परसेंट इम्पीडेंस शुड बी सेम, ठीक ना। सेम फेज सीक्वेंस भी होनी चाहिए। और पर यूनिट इम्पीडेंस इज सेम। तो ट्रांसफार्मर के जो पैरेलल ऑपरेशन का कंडीशन है ना, उसमें क्या क्या होना चाहिए तभी होगा। तो देखो पहली बात तो इसके आंसर डी हो जाएगी। परसेंट इम्पीडेंस पर डिपेंड करेगा। देखो परसेंट इम्पीडेंस पर डिपेंड कर रहा है पैरेलल ऑपरेशन के लिए, क्योंकि इतना सब ऑप्शन में नहीं दिया है। तो अगर जो ये भी ऑप्शन आ सकता है तो सेम पोलैरिटी सच मानना अपन को, सेम वोल्टेज रेशियो होनी चाहिए, परसेंट इम्पीडेंस शुड भी सेम होनी चाहिए, पर यूनिट इम्पीडेंस इन सेम फेज सीक्वेंस भी होना चाहिए एक ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेशन के लिए। केवीए रेटिंग समान हो ऐसा जरूरी नहीं है, केवीए रेटिंग इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड ऑफ। ट्रांसफार्मर का वर्किंग किस पे? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर क्या करता है? काम करता है। तो बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। एक 10 kVA ऑटो ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो इज 0.4। एक 10 kVA है, 10 kVA ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग, एक 10 kVA का ऑटो ट्रांसफार्मर है, टर्न रेशियो है 0.4। टर्न रेशियो को के से डिनोट करते हैं, ठीक है। टर्न रेशियो। फाइंड द पावर ट्रांसफार्मर इंडक्टिवली क्या लिखा है? इंडक्टिवली। अब देखो इंडक्टिवली यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर आया है ना, देखो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो पावर होती है ना, कंडक्टिवली और इंडक्टिवली दोनों के थ्रू पावर फ्लो होता है, कंडक्टिवली और प्लस इंडक्टिवली। जबकि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होती है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इसमें ना इलेक्ट्रिकली फिजिकली नहीं कनेक्टेड होते हैं ना, तो इसमें केवल इंडक्टिवली पावर ट्रांसफार्मर होती है, पावर ट्रांसफर केवल इंडक्टिवली होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में इंडक्टिवली कंडक्टिवली। अब देखो इंडक्टिवली
लिखा है ना, इंडक्टिव के द्वारा पावर ट्रांसफर हो रही है, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर दे रखा है। ऑटो ट्रांसफार्मर एक सिंगल वाइंडिंग होती है, ठीक है ना। अब टर्न रेशियो, तो एक फार्मूला होती है, ये बहुत इजी है, केवल हमें फार्मूला याद होनी चाहिए। फार्मूला क्या है, फार्मूला देखो क्या है, पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली क्या होती है, पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली, पावर ट्रांसफार्मर जो इंडक्टिवली होती है 1 माइनस के इंटू रेटिंग, यानी कि के वी ए या वी ए रेटिंग, क्योंकि ट्रांसफार्मर की रेटिंग वी ए मतलब एम वी ए के वी ए ये सब हो सकती है। तो 1 माइनस के वी ए रेटिंग होती है, 1 माइनस के 0.6 और वी ए रेटिंग है 10। तो एक में से 0.6 जाएगा, 0.4 जाएगा, 0.6 और 10 ही है, 10 है, तो एक ही दशमलव अंक के बाद 10 है, तो हमारा 6 के वी ए की हो जाएगी। मतलब पावर तो ट्रांसफर होगा ना 6 के वी इज द राइट आंसर, 6 के वी इज द राइट आंसर, वी ए रेटिंग, ठीक है ना, 1 माइनस के वी ए रेटिंग। और एक यदि ये फार्मूला कंडक्टिवली हो, कंडक्टिवली अगर पूछा रहता कंडक्टिवली में कितना ट्रांसफर होगी, तो कुछ नहीं, के इंटू टोटल भी है, के इंटू टोटल भी है। जैसे के की वैल्यू रेटिंग कुछ भी मान लो दिया है, कितनी टर्न रेशियो मान लो 0.4 दिया है, और वी ए रेटिंग 100 यानी 10 दिया है, तो ये 4 हो जाती अगर जो केवल कंडक्टिवली पावर ट्रांसफर पूछा होता तब, ठीक है। आगे देखते हैं, तो एक फार्मूला याद रखनी है, पावर ट्रांसफार्मर जो इंडक्टिवली के केस में होगा 1 माइनस के वी ए रेटिंग, और कंडक्टिवली के केस में होगा तो के वी ए रेटिंग या टोटल भी है, वही बात हुई, ठीक है। For the transmission line, if booster transformer are to be used prefer location भी, बूस्टर ट्रांसफार्मर को हमेशा मिडिल में यूज करते हैं, एट द इंटरमीडिएट पॉइंट, एट द क्या होती है, इंटरमीडिएट पॉइंट। बूस्टर ट्रांसफार्मर ए क्या होती है बताओ, बूस्टर ट्रांसफार्मर ए क्या होता है बताओ। ये बूस्टर का मैंने जिक्र किया था डीसी जनरेटर जब हम लोग पढ़ रहे थे तब। ये ट्रांसफार्मर में वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होती है ना, उसे कंपनसेट करता है, मतलब कम करता है, कंपनसेट करता है। जो ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होती है उन्हें क्या करता है, कंपनसेट करता है। एक तरह से डीसी सीरीज जनरेटर होता है, एक तरफ से डीसी सीरीज क्या होता है, जनरेटर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द केस ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर देखो, सीटी जो है ना, हाई करंट मेजरिंग के लिए यूज किया जाता है, हाई करंट मेजरिंग के लिए, हाई करंट मेजर के लिए सीटी का यूज किया जाता है। और इसका जो करंट को मेजर किया जाता है ना, तो लो वैल्यू का एम्पियर लगाते हैं, लो वैल्यू का एम्पियर लगाते हैं, लो वैल्यू का एम्पियर लगाते हैं। और सीटी का जो सेकेंडरी होती है ना, सीटी का जो सेकेंडरी होती है ना, हमेशा क्लोज होनी चाहिए, ऑलवेज क्लोज होनी चाहिए। सीटी का सेकेंडरी ऑलवेज क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। और सीटी को लोड के सीरीज में लगाते हैं, सीटी को लोड के सीरीज में लगाते हैं, लोड के सीरीज में लगाते हैं। तो इतनी पॉइंट है, तो इतनी पॉइंट में कुछ भी सर्च मान लो, कोई तो मिलेगा। इट हेल्प मेजरिंग हाई करंट, सही है, मेजरिंग हाई करंट यूजिंग हाई रेंज एमीटर, ए गलत है, लो रेंज एमीटर, यानी कि लो वैल्यू का एमीटर लगाते हैं या एम्पियर मीटर लगाते हैं। तो इसे तो हो गया गलत है, क्योंकि हाई रेंज नहीं, लो वैल्यू का मतलब लो रेंज का एम्पियर लगाते हैं, एम्पियर मीटर या एमीटर। इट हेल्प मेजरिंग हाई करंट, ये भी यहाँ तक सही है। लो रेंज एमीटर, ये सही है, ये सही है, बी ऑप्शन इज तक क्या हो गया, सही होगा। यहाँ भी हाई रेंज वोल्ट मीटर सीटी करंट ट्रांसफर में वोल्ट मीटर, पीटी थोड़ी ना वोल्ट मीटर का आ जाएगा इसमें, ये यूं ही गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं, टाइपिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर प्रोवाइड। टाइपिंग देखो, टाइपिंग जो होती है ना, हमेशा हाई वोल्टेज साइड किया जाता है, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड करंट कम होती है, जिसके कारण स्पार्किंग होने की संभावना कम रहता है। तो टाइपिंग हमेशा क्या कहते हैं, मिडिल एट द हाई वोल्टेज साइड, मिडिल एट द हाई वोल्टेज साइड किया जाता है, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड में करंट कम होता है, जिससे स्पार्किंग की घटना कम होने की चांस होती है, ठीक है।
which is the only transformer which primary and secondary connected to each other electrically. इलेक्ट्रिकली कौन सा ट्रांसफार्मर कनेक्ट होता है बताओ? ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक सिंगल वाइंडिंग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में होता क्या है, एक सिंगल वाइंडिंग होती है जो इलेक्ट्रिकली मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। The high voltage line which feeds the substation distribution transformer representative। इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन तो ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा है। डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ना, वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किया जाता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किया जाता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ना, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। तो हाई वोल्टेज लाइन विच फीड द सबस्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किया जाता है। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या हो जाएगी, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ, कोर जो ना लेमिनेटेड कोर बनाई जाती है। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए कुछ इजी क्वेश्चन को जल्दी चलना है, ठीक है ना। लेमिनेटेड कोर की बनाई जाती है। लेमिनेटेड करने से क्या होती है, ईडी करंट लॉस कम हो जाती है। ईडी करंट लॉस क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। लेमिनेटेड करने से, कोर को लेमिनेटेड करने से ईडी करंट लॉस कम हो जाती है, क्योंकि जो कोर होती है ना थिकनेस पर डिपेंड करती है, थिकनेस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। इसीलिए एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लेमिनेटेड कोर का यूज किया जाता है। यहाँ कोर की जगह शीट लिखा है, तो लेमिनेटेड शीट का यूज किया जाता है, ठीक है। स्कार्ट कनेक्शन का यूज करते हैं 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए। स्कार्ट कनेक्शन का यूज करते हैं 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए। 3 सिंगल 3 फेज 2 फेज, हाँ, स्कार्ट कनेक्शन का यूज करते हैं 3 फेज को 2 फेज कन्वर्ट करने के लिए। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर आर। ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, मैग्नेटिकली कपल होती है। देखो ऑटो ट्रांसफार्मर है ना, इलेक्ट्रिकली बोथ मैग्नेटिकली एंड इलेक्ट्रिकली कपल होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर मैग्नेटिकली और इलेक्ट्रिकली दोनों तरह कपल होती है। यदि यही 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होते हैं तो केवल मैग्नेटिकली पर ही क्लिक करते हैं। तो सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। अब ऑटो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकली मैग्नेटिकली कैसे कनेक्ट होते हैं, देखो ये है ट्रांसफार्मर, मान लो मैंने प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दे दिया। अब जो दूसरी ट्रांसफार्मर है ना, देखो यहीं से सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होती है, यहाँ पर लोड दे दिया मैंने, ठीक है ना, ठीक है ना। ये सिंगल वाइंडिंग में इतना प्राइमरी हो गया, इतना सेकेंडरी हो गया, ठीक है ना। तो ये सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ही ऑटो ट्रांसफार्मर होती है, जो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती है, मैग्नेटिकली कनेक्ट होती है। जबकि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में दोनों ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली कपल होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकली कपल नहीं, इन दोनों के बीच में गैप रहती है, ठीक है ना। कोर के माध्यम से मैग्नेटिकली कपल होते हैं, ठीक है। 10 kVA ट्रांसफार्मर हैज ए कोर लॉस 450 वाट एंड टोटल लॉस 800 वाट। फाइंड कॉपर लॉस फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। देखो मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए ना कोर लॉस जो होती है ना, कॉपर लॉस के इक्वल होनी चाहिए। कोर लॉस जो होती है ना, कॉपर लॉस को इक्वल होना है। कोर लॉस अगर 450 है तो कॉपर लॉस भी 450 ही होगी। कोर लॉस यदि 450 है तो कॉपर लॉस भी क्या होगा, 450 ही होगा। तो सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। मैक्सिमम इफिशियंसी कब होती है, जब कोर लॉस कॉपर लॉस का इक्वल हो। कोर लॉस 450 है तो कॉपर लॉस बाय डिफॉल्ट 450 ही होनी चाहिए। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को ही केवल स्टेप अप, एसी वोल्टेज को स्टेप और स्टेप डाउन करता है, वोल्टेज और करंट को, बस और कुछ नहीं करता। चेंज एसी टू डीसी कुछ नहीं, कोई कन्वर्जन का काम नहीं करता। स्टेप अप और डाउन से डीसी, स्टेप अप और डाउन डीसी वोल्टेज को नहीं करता। स्टेप अप और डाउन तो करता है, डीसी वोल्टेज को नहीं करता। एसी वोल्टेज को स्टेप अप और डाउन करता है, ठीक है। ओवरऑल पावर फैक्टर ऑफ ए ऑन लोड ट्रांसफार्मर, ओवरऑल ए पावर फैक्टर ऑफ ऑन लोड ट्रांसफार्मर जो डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड ऑफ द पावर फैक्टर ऑफ लोड। पावर फैक्टर के लोड पर डिपेंड करता है ऑन लोड ट्रांसफार्मर।
ऑन लोड ट्रांसफार्मर पावर फैक्टर ऑफ लोड पर डिपेंड करता है, पावर फैक्टर ऑफ लोड पे डिपेंड करता है। ऑन लोड ट्रांसफार्मर जो है ना पावर फैक्टर ऑफ लोड पे डिपेंड करता है, पावर फैक्टर ऑफ लोड पे डिपेंड करता है। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। ब्रीदर इज प्रोवाइडेड ट्रांसफार्मर, ब्रीदर मतलब हिंदी होता सांस लेने वाले, श्वास नलिका एक तरफ से होती है। तो ब्रीदर का यूज इसलिए करते हैं ताकि बाहर से जो आने वाले नमी है ना उसे अवशोषित कर ले, ताकि नमी अंदर जाकर ट्रांसफार्मर ऑयल को खराब न करे, इसीलिए। तो एब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग, तो बाहर ब्रीदिंग के दौरान वायु की नमी को अवशोषित करने के लिए ब्रीदर का यूज किया जाता है। ठीक ना। और अगला क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आर, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आर कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो सॉरी इंडक्टिवली कनेक्टेड होते हैं। कैसे होते हैं, इंडक्टिवली कनेक्टेड होते हैं। यदि यही ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ना तो कंडक्टिवली और इंडक्टिवली दोनों कनेक्टेड रहते हैं। ठीक ना। तो एक प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इंडक्टिवली क्या होती है, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, बताओ। ट्रांसफार्मर टैप चेंजर ट्रांसफार्मर में होता है, कहाँ लगाते हैं, हाई वोल्टेज साइड लगाते हैं। हाई वोल्टेज साइड क्यों लगाते हैं, हाई वोल्टेज की वजह से करंट कम होती है, करंट के कम होने से स्पार्किंग की संभावना कम होती है, स्पार्किंग के होने की परिघटना कम होती है, यानी कि टैप चेंजर हाई वोल्टेज साइड। रेडिएटर ये क्या करता है, रेडिएटर क्या करता है, कूलिंग का काम करता है, कूलिंग करने का काम करता है, एक तरफ से कूलिंग का काम करता है रेडिएटर। ये ट्रांसफार्मर है ना उसके बगल में ऐसे पतली पतली लेमिनेटेड क्या होगी, रेडिएटर लगी होगी। ठीक ना, ऐसे रेडिएटर लगी रहती है रेडिएटर। कंजर्वेटर टैंक जो होती है ना क्या होती है बताओ, एक होती है मेन टैंक, ट्रांसफार्मर में एक होती है मेन टैंक जिसमें ऑयल भरा रहता है। ठीक ना, ऑयल भरा रहता है मेन टैंक में। एक होती है देखो मेन टैंक, मैंने ऑयल लिख दिया था, मेन टैंक होती है, इसमें क्या होती है, ऑयल भरी रहती है। उसी ऑयल में वाइंडिंग WTI OTI, उसी ऑयल में इन दोनों का अलार्म मतलब इन दोनों का वाइंडिंग की जाती है। ठीक ना, ये वाइंडिंग इसी मेन टैंक ऑयल में डूबी रहती है। और एक होती है कंजर्वेटर टैंक, सबसे ऊपर लगती है। इसमें क्या होती है ना 50% के आसपास ना इसमें ऑयल भरा रहता है कि ट्रांसफार्मर को जरूरत पड़ने पर ऑयल मेन टैंक को दे दे, या जब मान लो इसका हीट OTI WTI बढ़ने लगेगा तो हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ने से गैस बचेगा, तो ये गैस कहाँ जाएगा, तो कुछ हिस्सा खाली रहती है 50% के आसपास जो कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है। ठीक ना, कंजर्वेटर है, ये भी किससे है रिलेटेड, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी मशीन में यूज होती है, डीसी मशीन के अंतर्गत एज ए जनरेटर एज ए मोटर होती है कम्यूटेटर। ठीक ना, तो ये जनरेटर में मशीन में यूज होने वाली है, ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर हार्ड ड्रम कॉपर से बना होता है, इसके बीच में माइका का इंसुलेटर लगा रहता है। ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, देखो कॉपर लॉस एट फुल लोड, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट होती है कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए, कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए। और ओपन सर्किट टेस्ट होती है ना कोर लॉस, यानी कि आयरन लॉस प्राप्त करने के लिए होती है। तो शॉर्ट सर्किट है कॉपर लॉस को प्राप्त करता है और ओपन सर्किट है कोर लॉस को पता करता है। ठीक है, तो यहीं तक था, बताना कहाँ कैसा लगा। धन्यवाद।